हम्म। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आबिद। फिर से आपके बीच में और आपके साथ ज्योग्राफी का सफ़र शुरू करने वाले हैं हम लोग। आज जो हम क्लास में सीखेंगे और पढ़ने वाले हैं या जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो शायद ज्योग्राफी या कहें हम भूगोल के इतिहास और भूगोल का जो एक वर्तमान स्वरूप है, जो उसकी करंट पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जिस आकार में वो आज पढ़ा जाता है वो किस तरह से और कैसे पहुंचा, ठीक है, अपने अतीत से यानी कि उत्पत्ति काल से लेकर करंट की जो मौजूदा स्थिति है इसकी, उसको लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आज की जो हमारी क्लास होगी वो स्पेशली एक ऐसे क्लासिफिकेशन पर जोर देगी और ऐसे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेगी जिसने ज्योग्राफी को जो समझने और पढ़ने का जो एक तरीका है विकसित किया है। आज हमारे सामने एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफी हमारे पास है, एक ऐसी ज्योग्राफी जिसके पास बहुत सी डेफिनेशंस हैं, बहुत सी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विद्वानों का जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या विभिन्न देशों, विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न तरह से दिखने वाले और विभिन्न वेशभूषा पहनने वाले लोगों ने जो अपना योगदान दिया है, जिस तरह से इस सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश की है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। आज की जो पूरी क्लास होगी वो क्लास इसी बात पर फोकस करेगी कि आज जो हम ज्योग्राफी समझते हैं, पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में जो ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है वो आफ्टर ओवरऑल वो किस आधार पर और किस तरह से हमारे बीच में वो पहुंची है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है जब हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं और हम किसी खास एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसे हम नेट जेआरएफ वाला एग्जाम भी कह सकते हैं, या फिर कोई स्टेट पीसीएस या फिर कोई यूपीएससी लेवल में मैथ्स की तैयारी कर रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट का जो स्वरूप होता है, जो वर्तमान स्वरूप होता है, वो बहुत सारे इतिहास के पन्नों से होकर गुजरता है। वो बहुत सारे, ठीक है, अपने उतार और चढ़ाव के साथ वो सब्जेक्ट आगे बढ़ता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन, ठीक है, समय के अनुसार अपना उसमें योगदान देते हैं और अपनी परिभाषाएं करते हैं अपने हिसाब से। वो उसके अंदर जो नॉलेज उस समय की होती है उसमें डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सारी की सारी जो नॉलेज है, जो सेक्टर वाइज जो एक अतीत से लेकर वर्तमान तक गुजरा है पूरा ये सब्जेक्ट, उसके बारे में बताने की कोशिश की जाती है। ज्योग्राफी जो यूनिवर्सिटीज का एक प्राइम सब्जेक्ट बन चुका है वर्तमान में, और जो पूरी दुनिया के लगभग हर देश में जो पढ़ाया जाता है, भारत में भी इसका बहुत बड़ा, ठीक है, एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो ज्योग्राफी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उसी को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज जो ज्योग्राफी, जो भूगोल हम आज पढ़ रहे हैं, आखिरकार इस ज्योग्राफी, इस भूगोल का जो स्वरूप है, जो उसकी उत्पत्ति है, वो किस तरह से होकर गुजरी है। ऐसे कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को बहुत शानदार तरीके से क्लासिफाइड किया और समझाया और हमारे सामने उसको लाकर रख दिया। ऐसे कौन कौन से स्कूल्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को समझाने की भरपूर प्रयास किया। ऐसे कौन कौन से स्कूल्स हैं जो ज्योग्राफी के अंदर पर्यावरण, मानव और जो क्षेत्रीय विवरण होता है, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं और जो पार्टिकुलर एक लोकेशन होती है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एनालिसिस करना, ऐसी सी मोटी मोटी बातों का जिक्र किया है। अमेरिकन स्कूल हो, जर्मन स्कूल हो, फ्रेंच स्कूल हो, ब्रिटिश स्कूल हो, चाहे रशियन स्कूल हो, हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने समय समय पर ज्योग्राफी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। वो ज्योग्राफी जो इंसान की उद्भव से ही, ठीक है, उद्भव से ही इसकी कल्पना की जा सकती है कि जब से इंसान का जन्म हुआ है पृथ्वी पर, जब से उसने चीजों को समझना शुरू किया है, जब से उसने किसी क्षेत्र के बारे में समझना शुरू किया है, जब से उसने किसी क्षेत्र की जो जलवायु है उसको समझने की कोशिश की है, जब से उसने उस क्षेत्र के मिलने वाली भूमि, वहाँ का जो मौसम है, वहाँ मिलने वाली चट्टानें, वहाँ बहने वाली हवाएं, वहाँ मिलने वाला पानी, वहाँ बहने वाली नदियाँ, वहाँ पर जो समुद्र होगा, उसके बारे में जब से जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया है, तभी से ही ज्योग्राफी का हम कह सकते हैं उद्भव हुआ है। तो समय समय पर जो विश्व में जितनी भी सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं गुजरी हैं, उन्होंने अपने हिसाब से बहुत शानदार तरीके से जितना बनता था, जितनी उनके पास नॉलेज थी, उसके हिसाब से उन्होंने एलोबोरेट किया है। हम मेसोपोटामियन की बात कर लें, हम सुमेरियन की बात करें, हम इजिप्शियन की बात कर लें, बेबीलोनियन की बात कर लें, हम लोग चाइना में हुआंग हो की बात कर लें, ठीक है, चाहे आईबीसी की बात कर लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लें, तरह तरह के जो सिविलाइजेशन गुजरे हैं, सभी ने अपना अपना, ठीक है, तरह से, ठीक है, ज्योग्राफी को समझने में जितनी भी उनके पास इंफॉर्मेशन थी उन्होंने वो बयान की है।
मेजर कंट्रीब्यूशन हम कैसे भूल सकते हैं ग्रीक्स का। वो ग्रीक्स जिन्होंने ज्योग्राफी को समझा, बताया, समझाया, बहुत तरह से उन्होंने योगदान दिया है। इसी तरह से हम रोमन का जो योगदान है ज्योग्राफी के अंदर, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। डार्क एज का आप हिस्सा छोड़ दीजिए, लेकिन उस डार्क एज में जो उसी समय जो पैदा होता है अरब डोमिनेंस, जिन्होंने 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक जो ठीक है जिस तरह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला, यात्राएं उन्होंने की, ट्रेड उन्होंने किया, वहां से ज्योग्राफी की जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, जो इथोस था एक सब्जेक्ट का, वो उन्होंने समझा और उन्होंने वो समझाने की भी कोशिश की और उन्होंने वो चीजों को अपनी किताबों में भी लिखा है। इसको भूल नहीं सकते। यूरोप का पुनर्जागरण काल हो, यूरोप का खोज और अन्वेषण, ठीक है, डिस्कवरी वाला एज हो, रेनेसा वाला पीरियड हो, जिसमें नए नए द्वीपों, नए नए महाद्वीपों की खोज की गई, नए नए समुद्री रास्तों की खोज की गई, ज्योग्राफी में बहुत बड़ा योगदान उनका माना जाता है। जब 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप में जब यूनिवर्सिटीज बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, वहां से जो कनेक्ट, वहां जो इन्फॉर्मेशन थी, जो किताबों में लिखी गई थी, वो कहाँ से आई थी, वो उन्होंने किससे लिया, ज्योग्राफी को उन्होंने किस तरह से समझा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जर्मनी का चाहे वोरेनियस एक विद्वान रहा, उसने किस तरह से ज्योग्राफी को समझाने की कोशिश की है। जर्मन स्कूल, ठीक है, अमेरिकन स्कूल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आज इसी चीज को, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ज्योग्राफी क्या है। जनरली ज्योग्राफी को समझने के लिए उसकी मेजर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप फोकस कीजिए। जनरली इससे पहले अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम इसके डिवीजन की बात कर लेते हैं। आपको जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी ही पता होगा। ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, जो डिफरेंट जो सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ती है, भाषा हो सकती है, परिवहन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, ठीक है, व्यापार हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, बहुत सारी चीजें, सेटलमेंट हो सकता है, पॉपुलेशन हो सकता है। दीज आर दी, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स बिलोंग टू द ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट, ओशनोग्राफी, एनवायरमेंट, दीज आर द कोर सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। जो लैंडस्केप की बात करते हैं, जो मौसम जलवायु की बात करते हैं, जो समुद्र के उच्चावच की बात करते हैं, समुद्र की लवणता की बात करते हैं, समुद्र के तापमान की बात करते हैं, पर्यावरण जिसमें सारी चीजें शामिल है, जिसमें जल भी शामिल है, जिसमें थल भी शामिल है, जिसमें रहने वाले, जो उसमें मिलने वाले जीव जंतु शामिल है, उसमें मिलने वाली वनस्पति शामिल है, उनका आपसी संबंध शामिल है। ये फिजिकल ज्योग्राफी और स्पेशली एनवायरमेंट का हिस्सा है। लेकिन पूरी ज्योग्राफी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मुझे याद आता है कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की पहले बात करता है। पहला है लोकेशनल एनालिसिस, दूसरा मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव और पर्यावरण का जो संबंध है उसके बारे में भी फोकस करती है। इसके अलावा जो रीजनल एनालिसिस है, अगर पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें कि जो लोकेशन आइडेंटिफाई कर ले कि भूमध्य सागर तो मिलने वाली, ठीक है, जो जलवायु है, वहां मिलने वाला जो वहां रहने वाला जो मानव और वहां मिलने वाली जो जलवायु है, वहां मिलने वाला जो पर्यावरण है, उसके बीच में संबंध क्या है, उसको कैसे यूज करेंगे। और जो भूमध्य सागर जलवायु है, ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है, चाहे विषुवतीय जलवायु हो, इन दोनों में अंतर क्या है, चाहे वो साइबेरियन टाइप की जो क्लाइमेट है, उनके इन तीनों में अंतर क्या है। तो ये रीजनल एनालिसिस को लेकर आगे बढ़ता है। यही सारी चीजें आज की क्लास का आधार बनेंगे और आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। ये मेरा छोटा सा एक डेमो है या कह सकते हैं इंट्रो है। ज्योग्राफिकल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी का पिलर माना जाता है। अगर आप एक ज्योग्राफी के भूगोल के छात्र हैं और आपको ये पता नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ओरिजिन कैसे हुआ है, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो भौगोलिक चिंतन है, जो आज हम जिस चीज को लेकर बात करने वाले हैं, आखिरकार ये अपने स्वरूप में जो करंट जो मौजूद है, इसका स्वरूप है, जो इसका फेस है, वो हमारे सामने किस तरह से आया है। और जिस तरह से आया है कि पिछले 3000 साल से ज्यादा के वक्त में कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन इसको विकसित करने में लगाया है। ठीक है, तो यही है, हम बड़े से बड़े जो भौगोलिक हैं उनके विचार को जानने की कोशिश करेंगे, उनका जो चिंतन था सब्जेक्ट को लेकर, हम उसके बारे में बात करेंगे और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनको भी बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन बाय रिचर्ड हार्टसॉन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी जैसे बुक के रचयिता, अमेरिका के, ठीक है, लीडिंग ज्योग्राफर रिचर्ड हार्टसॉन। एक्चुअली हम रिचर्ड हार्टसॉन के आज क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यही वो वही हार्टसॉन है जिन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन जो एक वर्ड है उस पर एक्सट्रीमली फोकस किया, समझाने की कोशिश की कि असल में जो ज्योग्राफी है वो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का रूप है। क्षेत्र विभिन्नताएं,
जनरली एक ज्योग्राफी जो होती है, आप क्या कहेंगे ज्योग्राफी को? द स्टडी ऑफ अर्थ, द स्टडी ऑफ मैन एंड अर्थ, इस तरह से हम समझा सकते हैं ज्योग्राफी को समझाने के लिए। ठीक है, क्या है भूगोल की डेफिनेशन? सामान्य व्यक्ति के लिए भूगोल की डेफिनेशन वो इस तरह से हो सकती है कि जो भूगोल है उसमें पृथ्वी के वर्णन का जो स्वरूप है, उस जो स्वरूप है पृथ्वी का, उसका वर्णन किया जाता है। लेकिन वर्णन कैसे किया जाएगा? क्योंकि ज्योग्राफी के पास या भूगोल या पृथ्वी में तो डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि उसको आप एक तराजू में तोल नहीं सकते। यू हैव टू कंपेयर, आपको सबको तो समझना पड़ेगा, आपको तुलना करनी पड़ेगी। पर्टिकुलर क्षेत्र जो है पृथ्वी का वो ज्यादा रिच है एज पर डाइवर्सिटी। ठीक है, वहां का जो रीजनल टोपोग्राफी है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है एज कंपेयर टू पर्टिकुलर, ठीक है, जो एक दूसरा क्षेत्र है। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रिचर्ड हार्टसॉन ने क्या समझाने की कोशिश की है और इनका क्लासिफिकेशन किस चीज की ओर इशारा कर रहा है। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, आप अगर एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में बड़ा साफ साफ दिया गया है कि जो ज्योग्राफी है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। अब ये जो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये किसके द्वारा कोइन किया गया है? एक्चुअली इसका मीनिंग तो आप सभी को जानते हैं, लेकिन जो वर्ड था, ठीक है, एनसीईआरटी में 12th क्लास की, शायद 11th या 12th क्लास की बुक होगी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये 12th क्लास की बुक है, ठीक है, जिसमें इरेटोस्थनीज ने इस वर्ड को कोइन किया था। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड। तो इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इरेटोस्थनीज इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या करा? इस व्यक्ति ने वास्तविक रूप में एक सब्जेक्ट को नाम दिया है, एक सब्जेक्ट को नाम दिया है। क्यों नाम दिया है? अगर हम ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करें डिफरेंट रिलीजन्स के थ्रू, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं तो पर्टिकुलर उसमें दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला ये, आप क्रिएशनिज्म के थ्रू जाइए। क्रिएशनिज्म मतलब अगर आपने समझना है कि किसी सब्जेक्ट की उत्पत्ति कैसे हुई तो यू कैन गो थ्रू द नंबर ऑफ रिलीजन्स बुक्स। विभिन्न धर्मों की बुकों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज की उत्पत्ति इस तरह से हुई, तो आप उसकी तरफ चले जाइए। अगर आपने किसी पर्टिकुलर, ठीक है, रिलीजन को हटकर सब्जेक्ट को समझना है तो आप साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट होते हैं आप उसकी तरह जा सकते हैं, या जो एक क्रॉनिकल डेवलपमेंट होता है जो मैथमेटिकल के आधार पर या किसी चीज को प्रैक्टिकल के आधार पर समझाने की कोशिश की जाती है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो हमारा जो पूरा फोकस रहने वाला है वो एक्सपेरिमेंटल के थ्रू हम जाने वाले हैं। ठीक है, जो साइंस का पार्ट है, ठीक है, मैथमेटिकल या मैथमेटिक्स के हिसाब से या फिर साइंटिफिक जो कैलकुलेशन है या फिर एक्सपेरिमेंटल के आधार पर जो सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ है, हम उसके आधार पर जाने वाले हैं। अगर हम उसके आधार पर बात करें तो हमारे सब्जेक्ट की जो शुरुआत होती है दोस्तों वो करीब करीब 1000 बीसी, 1000 बीसी से स्टार्ट होती है, कि लगभग यहां से माना जाता है कि हमारे ज्योग्राफी की शुरुआत होने वाली है। हालांकि इससे पहले सुमेरियन, मेसोपोटामियन जैसी सभ्यताएं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी ज्योग्राफी में काम किया है। लेकिन ज्योग्राफी में काम करने के साथ साथ लिखा क्या है? आपने दीवार कुछ बना दिया, दीवार पे कुछ लिख दिया, वो डेसिफर्ड है या अनडेसिफर्ड है, ये अलग का विषय बन जाता है। लेकिन एक्चुअल में हमारे जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसे हम ज्योग्राफी कहते हैं, उसको लिखने की प्रक्रिया जिसको हम डिस्क्रिप्टिव मोड कहते हैं, वो समझाने की प्रक्रिया यहां से प्रारंभ हो जाती है, यहां से प्रारंभ हो जाती है। उसके बारे में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो ग्रीक थे, ठीक है, एक्चुअली जो ग्रीक ज्योग्राफर्स थे दैट वाज, ठीक है, कहते हैं कि अपने समय से कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट थे, अपने समय से ज्यादा। अब इसमें एक नाम देख रहे हैं दोस्तों आप, जिसका नाम है होमर। होमर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने लिखना शुरू किया, जिसने डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ अपनी फेमस बुक्स के थ्रू। अगर होमर की आप बुक देखोगे ना, इलियड, ठीक है, तो इलियड नामक जो बुक है जिसके अंदर ट्रॉय की एक कहानी है, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि जो पृथ्वी है दरअसल एक पृथ्वी क्या है? एक उड़न तस्तरी है। पृथ्वी क्या है? उड़न तस्तरी है। ये क्या कह रहा है? पृथ्वी को समझाने की क्या बात कर रहा है? क्या कह रहा है? पृथ्वी एक उड़न तस्तरी के समान है जिस पर बहुत सारे पिलर्स खड़े हैं, और ये सभी पिलर्स जो स्काई आप देख रहे हैं, जो आसमान है, ठीक है, आसमान को इसने होल्ड किया हुआ है। सूरज यहां से उगता है, ठीक है, और यहां पर अंत हो जाता है। अगर आप इसके आगे जाएंगे तो आप जहन्नम, जो भी कह सकते हैं आप, ठीक है, या नर्क कह सकते हैं, वहां पर आप चले जाएंगे या दुनिया खो देंगे। तो इस बंदे के अनुसार ज्योग्राफी का जो लिमिटेशन था, जो भूगोल का जो एक
नॉलेज का दायरा था, जो एक कह सकते हैं एक सामान्य जो जानकारी होती है उसका दायरा था, सिर्फ ये वाला हिस्सा जहां वो रहना पसंद करता था, यानी कि भूमध्य सागर के चारों ओर का हिस्सा। तो वो इसने इस तरह से समझाने की कोशिश की है। अब ये उस वक्त की जानकारी के हिसाब से तो ठीक माना जा सकता है, जितना उन्होंने ट्रेवल किया होगा, जितना उनके पास ज्ञात इंफॉर्मेशन होगी, उन्होंने इस तरह से किया। लेकिन होमर होमर वाज द फर्स्ट, ठीक है, जिसने स्टार्टेड टू ज्योग्राफिकल राइटिंग, जिसने भौगोलिक लेखन स्टार्ट किया था। भौगोलिक लेखन हो सकता है इसने हवाओं के बारे में जानकारी दी हो कि उत्तर से बहने वाली हवाएं कहाँ हैं, कौन सी होती हैं, दक्षिण से बहने वाली हवाएं किस प्रकार की हैं, पूर्व से बहने वाली हवाएं किस प्रकार की हैं, और पश्चिम से, ठीक है, आने वाली हवाएं किस प्रकार की है। तो बेसिकली ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ज्योग्राफिकल लेखन स्टार्ट किया है। ठीक, अब क्या है, ज्योग्राफी जो है डिफाइंड डिफरेंटली थ्रू आउट द हिस्ट्री। ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास में, पूरे इतिहास काल में विभिन्न भूगोलवेताओं ने अपने हिसाब से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। जैसे जनरली एक आदमी अगर समझना चाहे तो यही समझ सकता है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ स्पेशियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी पर मिलने वाले जो, ठीक है, जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, ठीक है, जो स्थानीय विभिन्नताएं हैं, उनका ही तो विवरण है। पृथ्वी पर पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, और इसके अलावा जो जल के विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, उसी का तो स्टडी है, उसी को तो समझना है, उसी को तो ज्योग्राफी कहते हैं। सामान्य आदमी तो इसको ऐसे ही समझेगा। एंड ज्योग्राफी, फिर 1960 की हम डेफिनेशन देखें, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस विद इन विच द ह्यूमन पॉपुलेशन लिव्स। इसमें मानव का रोल कितना बड़ा है, इसको बताने की बहुत सारे विद्वानों ने कोशिश की है। कुछ विद्वानों का फोकस था सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पर, भौतिक भूगोल पर, लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे भी आएंगे जिसको ये मानव को भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना देंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ज्योग्राफी को समझना है तो आपको सिर्फ तीन कंपोनेंट में, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही फोकस करना होगा। पहला एनालिसिस, लोकेशन एनालिसिस, नंबर 2 मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, और तीसरा रीजनल एनालिसिस। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसने बताई है, इसने जो विशेषता बताई है कि जहां पर मानव जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, उसी पर ही आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये है पीटर हैगेट की कहानी। पढ़ेंगे इनके बहुत सारे मॉडल्स एंड ज्योग्राफी, ठीक है, इन्होंने इस तरह से बताने की बात की है। एक है तुआन, जिसको ह्यूमनिस्टिक, जिन्होंने एक अप्रोच दी थी, जिन्होंने ह्यूमनिस्टिक मॉडल भी दिया था, जिसने ज्योग्राफी में यह बताने की कोशिश की कि जो मानव है उसका रोल कितना बड़ा है, उसके बिना तो ये सब्जेक्ट कल्पना करना ही बेकार है। यहां तक इसने इस पर जोर दिया है। नेक्स्ट, द फेमस लीडिंग ज्योग्राफर रिचर्ड हार्टसन, जो अमेरिका से आते हैं, इन्होंने जो कहा है, बेसिकली इन्होंने कहा है कि ज्योग्राफी एक्चुअली आपको एक्यूरेट, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाती है, एक ऑर्डर में प्रोवाइड करवाती है सारी की सारी जो जानकारी है, ठीक है, और इसका एक सामान्य जो तर्कों के साथ जो विवरण होता है उसको प्रस्तुत करती है, यही है। और ये जो है, ये सारे के सारे अपने वेरिएबल कैरेक्टर्स के साथ, वेरिएबल कैरेक्टर के साथ एक एक्यूरेट नॉलेज आपको देना, ठीक है, और एक उसको ऑर्डर के साथ देना, और उसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करना विद एरियल डिफरेंशिएशन, इस पर इसने फोकस किया है रिचर्ड हार्टसन ने। और ये जो वेरिएबल्स हैं जो लगातार चेंज होते रहते हैं वो ये हैं, इन्होंने इस तरह से इनको नाम दिया। पहला फिजिकल वेरिएबल कैरेक्टर्स और दूसरा है कल्चरल वेरिएबल कैरेक्टर्स। जो फिजिकल है, जो पहले ही बता चुका हूं, लैंड फॉर्म्स हो सकते हैं, ड्रेनेज हो सकता है, टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, सोयल है और मिनरल्स है। बाकी आप देखोगे जो कल्चरल वेरिएबल है, जिसके अंदर इथनिसिटी आती है, लैंग्वेज आता है, रिलीजन आता है, ठीक है, ये भी समय समय के साथ चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रीक को देखोगे, ग्रीक एरा को देखोगे, तो वहां पर एक डिफरेंट कल्चर था, डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। आप रोमन की तरफ जाते हैं तो वहां पर डिफरेंट कल्चर था और डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। आप डार्क एज में चले जाइए तो डार्क एज में आपको डिफरेंट, ठीक है, लैंग्वेजेस मिलेगा और डिफरेंट कल्चर मिलेगा, ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिंग ड्रेसिंग स्टाइल मिलेगा। आप अरेबियन, ठीक है, जो एज है, जो अरेबियन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में, आप उसको पढ़ोगे तो उनका लैंग्वेज अलग मिलेगा, उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग मिलेगा, उनका कल्चर टोटली अलग मिलेगा, उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग मिलेगा, उनका सब्जेक्ट का जो डेवलप किया हुआ इथॉस अलग मिलेगा। यूरोप में फिर से चले जाइए, आपको डिफरेंट सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, कोई इटालियन है, कोई ब्रिटिश है, कोई अमेरिकन है। अमेरिका थोड़ा डिफरेंट कॉन्टिनेंट हो गया। तो ये क्या है कि समय के साथ चेंज होने वेरिएबल्स हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स है।
आज अगर हम बहुत सारे लैंडफॉर्म ऐसे देखते हैं जो समय के साथ इरोडेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अरावली इज द फाइनेस्ट एग्जांपल। अपने टाइम में कभी फोल्ड माउंटेन रहा करता था, आजकल एक स्क्रैप हो चुका है, इरोडेड है। लगातार डेनुडेशन की जो आक्रमण होता है, अक्षय का जो लगातार आक्रमण होता है, वो खत्म कर दिया उसने उस पहाड़ की जो अधिकतम ऊंचाई थी। आज अधिकतम ऊंचाई उसकी 1722 है गुरु शिखर, आप जाके देखेंगे तो। ठीक है, टेम्परेचर बदल रहा है तेजी से, वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रेसिपिटेशन बदलती रहती है भाई, कभी ओरोग्राफिक है, कभी कन्वेंशनल है, कभी साइक्लोनिक है। नेचुरल वेजिटेशन, यस वी आर, ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन को कसम खा रखी बर्बाद करेंगे, दीज आर द थिंग्स। और इसके अलावा जो स्केल ऑफ मैप है वो कभी ग्लोबल, नेशनल, रीजनल, लोकल, वेरी लोकल, ब्लॉक, विलेज, ईटीसी पर ही काम करता है। ये वेरिएबल्स हैं, आप देखोगे। ठीक है, ग्रीक के टाइम में उनकी पूरी की पूरी दुनिया, भूमध्य सागर, अफ्रीका का लीबिया और एशिया का जो तुर्की का माइनर वाला हिस्सा वहीं तक सीमित था। ये हार्डली कह दीजिए ईरान इराक वाला हिस्सा मौजूद था। ठीक है, आज के टाइम में जो ग्लोबल का डेफिनेशन है, तो मुझे लग रहा है कि मंगल ग्रह भी छोटा पड़ता चला जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि व्हाट इज द नेचर, ठीक है, ऑफ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स, समय के साथ कैसे बदलाव हो रहा है। और हमारा सब्जेक्ट भी बड़ा डायनेमिक है, बहुत तेजी से बदला है, बहुत ज्यादा तेजी से, उसी को हम समझेंगे। ठीक है, एंड द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाइड डिफरेंट फेजेस इन ज्योग्राफी वाज रिचर्ड हार्टसन। अब जो मैं इतने सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि कभी ग्रीक, कभी रोमन, कभी अरब का कंट्रीब्यूशन, कभी डिस्कवरी एज, कभी रेनेसां पीरियड, ठीक है, कभी फ्रेंच स्कूल, कभी जर्मन स्कूल, अमेरिकन स्कूल, इन सबको जो क्लासिफाई किया, जो इन सबको जो एक जगह इकट्ठा किया है, जो समझाने की जो कोशिश की है, वो भाई साहब है रिचर्ड हार्टसन। लीडिंग ज्योग्राफर कह दीजिए, वर्तमान में भूगोल के इतिहास में और भूगोल के वर्तमान प्लेटफॉर्म पर मोस्ट एक्सेप्टेड ज्योग्राफर है रिचर्ड हार्टसन। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी, जो 1939 में आई थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और बुक लिखी थी, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, देखोगे नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, अब यहां भी नेचर ऑफ ज्योग्राफी ही है। ठीक है, लेकिन 10 साल लगे इन्हें ये वर्ड ऐड करने में कि पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, भूगोल का। अब इसमें ही इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने दो चीजें थी, एक तो क्लासिफिकेशन दिया पूरा का पूरा, और दूसरा इन्होंने फोर्सफुली, ठीक है, फोकस किया, ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है, एक एरियल डिफरेंशिएशन है, एक एरियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एरियल डिफरेंशिएशन है। अब हम यही देखेंगे कि रिचर्ड हार्टसन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पहले ही बता चुका हूं, लोकेशन, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप, रीजनल एनालिसिस। ठीक है, अब बेसिकली अगर हमें ज्योग्राफिकल थॉट्स का डेफिनेशन समझना हो दोस्तों, तो इसको हम ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, इज द स्टडी एंड द इंक्वायरी ऑफ हाउ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन डेवलप्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड आउट फ्रॉम अदर नॉलेज। ज्योग्राफिकल थॉट बेसिकली इसी बात पर ज्यादा ध्यान देगा और ज्यादा फोकस करेगा कि इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो आखिरकार हमारे साथ या हमारे बीच में कैसे पहुंचा है। दूसरा, वो इस बात पर भी फोकस करेगा कि ये दूसरे सब्जेक्ट से कैसे अलग है। अब ये कहोगे ये कि हर सब्जेक्ट का एक्चुअली क्या ना, हर सब्जेक्ट का अपना एक डेटा एंड मेथोडोलॉजी है, अपना सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक क्रोनोलॉजी है, लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट यानी कि स्पेशली ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जो हर एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, आसानी से घुल मिल जाता है, हर किसी सब्जेक्ट के साथ। अब ज्योग्राफी को हर किसी के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है कि कैसे ये सब्जेक्ट यानी कि भूगोल दूसरे सब्जेक्ट से अलग है। ये ज्योग्राफिकल थॉट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब पढ़ते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फेज है जिसे हम फेज ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी कहते हैं, यानी कि जो एक क्लासिकल फेज है ज्योग्राफी के डेवलपमेंट का, जहां से भूगोल की लिखने की परंपरा शुरू हुई, जहां से भूगोल को समझाने की परंपरा शुरू हुई, जहां से भूगोल के नए नए ज्योग्राफर समझ के आए, जहां से ज्योग्राफी ही नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें ज्योग्राफी ले लीजिए आप, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी ले लीजिए आप, इसमें हिस्ट्री ले लीजिए आप, एस्ट्रोनॉमी ले लीजिए आप, मैथमेटिक्स ले लीजिए आप, फिजिक्स ले लीजिए आप, ठीक है, इसमें नेचुरल साइंस भी ले लीजिए आप, ठीक है, बायोलॉजी भी इसमें आप ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उस टाइम पर बनने शुरू हुए। ठीक है, तो ये था कि ग्रीक, यस, सबसे पहले जो थे वो ग्रीक थे जिन्होंने इस बारे में बात करनी शुरू की। ग्रीक वाज द फर्स्ट। चाइनीज का रोल भी है, इंडियन का रोल भी है, एंड टुवर्ड द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर्स, तो
हम ये कहें कि क्लासिकल फेज में ऐसे कौन कौन से साम्राज्य हैं, ऐसे कौन कौन से युग हैं, ऐसे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं जिन्होंने इस वाले भाग में, इस वाले फेज में योगदान दिया, तो हम कह सकते हैं ग्रीक, चाइनीज, रोमन, ठीक है, और इंडियंस। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जो होमर है, ठीक है। अगर हम ग्रीक की बात करते हैं तो ग्रीक में होमर वाज द फर्स्ट, जिसकी इलियड बुक थी जो 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास आई थी। उसने पहली बार डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट प्रस्तुत किया था, डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखना स्टार्ट किया था, दुनिया को बताया, ठीक है। इस तरह से ज्योग्राफी वेरी करती है, इस तरह से पृथ्वी पर हवाएं बहती हैं, इस तरह से दुनिया भर की कहानियों ने बताने की कोशिश करी क्षेत्र के हिसाब से। तो होमर वाज द फर्स्ट। इसी वजह से कुछ विद्वान होमर को फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। कुछ नया दिखेगा आपको सुनने में, क्योंकि आपके पास अब इस फिलहाल 3 ज्योग्राफी के फादर्स हो गए। इराटोस्थेनीज हो चुका है जिसने वर्ड को कॉइन किया है, हेकेटियस जिसने जेस्ट पीरियडोस नामक एक किताब लिखी जिसने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि इसका कोर क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी को समझाने की कोशिश की, वो भी फादर ऑफ ज्योग्राफी है। तो हम चीजों को समझेंगे और देखेंगे क्या, ठीक है। तो होमर के बारे में इतना ही, और मैं इसकी थोड़ी सी कहानी आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसने किस तरह से एक तस्तरी के माध्यम से पृथ्वी की कल्पना की कि पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो फिलहाल सिर्फ इतनी ही बड़ी है। समय आगे बढ़ा, विकास और यात्राएं हुई, लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की, लोगों के अंदर जिज्ञासा, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। और जब तक हमारे अंदर, देखो, जब तक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी ना आए ना, तब तक हम सीख ही नहीं सकते। पर मैं आपसे ये तो कह नहीं रहा हूं कि मुझे आप 50 दिन दे दीजिए, ठीक है, 50 दिन के बाद अगर मेरी नीयत में खोट निकले, ठीक है, जो सजा देना दे देना, ये तो मैं कह नहीं रहा ना आपसे। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई क्यूरियोसिटी बना के रखो आप सब्जेक्ट को लेकर। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं आना कि यार ये मुझे इतना समय दो, मुझे इतना समय दो। क्यूरियोसिटी जब तक आपकी बनी रहेगी तब तक आप, ठीक है, कि जो पढ़ने की क्षमता है वो तेजी से विकसित होती रहेगी। जहां ये खत्म हो गया क्यूरियोसिटी आपके अंदर से, सब्जेक्ट और आपके जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी एंड हो जाएगी। थेल्स और एनेक्सिमेंडर की हम बात करते हैं। थेल्स, वैसे इन दोनों विद्वानों का योगदान कहा जाता है कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी है, जो गणितीय भूगोल है, उसमें आता है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में बेसिकली ज्योमेट्री, जो त्रिकोणमिति का बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों का। अरे इन दोनों ने पृथ्वी को नाप दिया भाई, पृथ्वी का सरकमफ्रेंस जो परिधि है उसको नाप के दिखा दिया। एनेक्सिमेंडर नोमोन यंत्र बना दिया था इस भाई ने, नोमोन यंत्र, इजिप्ट में बैठे बैठे नोमोन यंत्र पृथ्वी का पूरी परिधि नाप दी। केवल 32 किलोमीटर का डिफरेंस था। सोचो उस टाइम पर, अब से 2500 साल पहले, जब कुछ भी नहीं था, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं था, इसने सूरज की रोशनी के आधार पर ही, ठीक है, किस तरह से वो आगे बढ़ती है उसके आधार पर उसने पूरी की पूरी परिधि को बना दिया कि हो सकता है पूरी की पूरी परिधि वो इतनी ही हो। एनेक्सिमेंडर उसका नाम है, ठीक है, ये है एनेक्सिमेंडर, जिसने बहुत ज्यादा योगदान दिया है। इसीलिए इन दोनों को जो क्रेडिट मिलता है वो ये है कि ये गणितीय भूगोल के जन्मदाता है, गणितीय भूगोल के जन्मदाता है, ठीक है। इसके अलावा हेकेटियस, जिसे मैंने बताया था, जेस्पेरोडिस बुक लिखी है, ठीक है, और इसको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है और माना भी जाता है। इन्होंने भी भौतिक भूगोल में बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन है। अब आ जाइए हेरोडोटस। प्योर हिस्टोरियन, इसने तो यहां तक कह दिया कि ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास के जन्मदाता है। ये के बारे में तो ये कहा जाता है कि इसने शायद ये भी कहा है कि ज्योग्राफी को तो इतिहास के अनुसार पढ़ना चाहिए। भूमध्य सागर का मैप बनाने वाले सबसे पहले यही तो थे जिन्होंने पूरी दुनिया को मैप दिखाया, स्पेशली भूमध्य सागर का। उस वक्त का जो ज्ञात वर्ल्ड था, ठीक है, नोइंग वर्ल्ड था, उसके हिसाब से उन्होंने सही इंफॉर्मेशन दी। नील नदी के बारे में उन्होंने जानकारी दी, इजिप्ट को वरदान तक कह दिया था। तो दैट वाज द इंफॉर्मेशन कि इन्होंने कितनी शानदार चीजें उस वक्त में बताई थी पूरी दुनिया को, विद द लिमिटेड रिसोर्सेस बट क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा था कि मुझे इसको एक्सप्लोर करना है, इतना एक्सप्लोर करना है कि ठीक है, एक पर्सन गॉड ही बना देना था उस टाइम पर। हेरोडोटस, फादर ऑफ एथनोग्राफी भी इन्हें कहा जाता है। ह्यूमन का जो क्यूरियोसिटी है, ह्यूमन के बारे में जो इन्होंने चीजें बताई हैं, वो भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आइए प्लेटो, एरिस्टोटल। बात तो उस वक्त सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र की चल रही थी अब तक, कि एक एरिया कितना बड़ा है, दिखता कैसा है, वेरिएशन क्या है। लेकिन जब ये भाई साहब आए, इन्होंने तो पूरे के पूरे पृथ्वी के बारे में ही बता दिया कि भाई जो पृथ्वी है ना वो गोल है, सेंटर में है पृथ्वी ब्रह्मांड के, ठीक है, गोल बता दिया इन्होंने।
जिसे हम जियोड शेप भी कहते हैं कभी कभी, कि प्लेटो जो सबसे पहले जो जियोड प्रकार का शेप है पृथ्वी का, वो किसने बताया था? जियोड मतलब ऊपर से हल्का सा फ्लैट है और बीच में से फूली हुई है, वो सबसे पहले किसने जिक्र किया था? वो प्लेटो ने किया था। लेकिन सबसे पहले जिक्र करने वाले यही थे। इसके अलावा देखोगे एरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं, दो बातें और जोड़ के चला गया, बोला सही बोला है एथेंस ने, सही बोला है, पृथ्वी केंद्र में ही है, और जो सारे जो चक्कर लगा रहे हैं ना ग्रह, वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगर पृथ्वी केंद्र में है, देखो उस समय की जो नॉलेज थी उसके हिसाब से सही बोल रही है, एक्सेप्टेड था, ठीक है, जितना भी उन्होंने लॉजिक लगाया कि पृथ्वी सेंटर में है और सारे ग्रह के आस पास घूम रहे हैं, सूरज भी आसपास घूम रहा है, लेकिन जस्ट आज अपोजिट है, ठीक है, फैक्ट हमारे पास है, मेजर फैक्ट्स है हमारे पास, देयर इज नो डाउट कि पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है, एक्चुअली सन जो उसके सेंटर में है, ठीक है। एरिस्टोटल, इनका कंट्रीब्यूशन ये है, देखो समझो कि ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन कैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ हमने छोटे से डिस्क्राइब किया था, लेकिन प्लेटो तक आते आते ही पूरे ब्रह्मांड की बात करने लगे, यानी कि एस्ट्रोनॉमी, मैंने बोला ना ज्योग्राफर्स, मतलब जो ग्रीक वालों का योगदान बहुत बड़ा है एस्ट्रोनॉमी में। खगोल शास्त्र में बात करते थे, रीजन क्या था खगोल शास्त्र का? भूमध्य सागर, क्लियर स्काई, टिमटिमाते तारे, आप रात में थोड़ी देर बैठ जाइए बिना फोन लेके, ठीक है, किसी हिली एरियाज में, रात को आप साफ तारे नजर आएंगे आपको, दिल्ली में नहीं दिख सकता, पोल्यूशन बहुत है। तारे गिनने लगोगे तो लगेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, यार ये जो स्टार है आखिरकार क्या है, ये पृथ्वी से कितनी दूर होंगे, ये हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, सन क्यों दिखाई देता है दिन में ही, ठीक है, ठीक है, या दिन में ही सन जब आता तो दिन क्यों हो जाता है, स्टार नाइट में ट्विलाइट की तरह, या पहले चमकते क्यों है, शाइन क्यों करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो सर्च करते थे उस वक्त, दिमाग लड़ा रहे थे कि होना क्या है। नेक्स्ट, ग्रीक एम्पायर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उसके बाद आ गया रोमन एम्पायर, आए टोलमी और स्ट्रैबो। टोलमी का अल्मागास्ट, गजब का इन्होंने बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मोड पे लिया है ज्योग्राफी को, बता रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, जितना भी ज्ञात वर्ल्ड है सबके बारे में बता रहे हैं, पर्वत पहाड़ मैदान। इसके अलावा स्ट्रैबो देखोगे, स्ट्रैबो ने तो 17 खंडों में पूरी ज्योग्राफी को बयान कर दिया। दो जो स्टार्टिंग के खंड हैं इनके, उसमें तो केवल इन्होंने इंट्रोडक्शन ही पेला है, ये इनका कारनामा है। सोचो उस टाइम, उस वक्त पर, उसे 2000 साल के आसपास का वक्त है, ठीक है, तो इन्होंने डिस्क्रिप्टिव और बड़ा लेवल पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ 7th सेक्शन, 2 सेक्शन, डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, 8 जो इसके सेक्शन है वो बात कर रहे हैं यूरोप की, 6 जो सेक्शन है वो बात कर रहे हैं एशिया की, एक सेक्शन जो है वो बात कर रहा है अफ्रीका की, कुल मिला के 17 सेक्शन। 17 सेक्शन में ज्योग्राफी को बयान करने की कोशिश की जा रही है, ज्योग्राफी को समझाने की कोशिश की जा रही है, ज्योग्राफी को पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, जो रीजनल वेरिएशन है, वो किस तरह से है पूरी की पूरी पृथ्वी पर। पृथ्वी पूरी डाइवर्स है, पृथ्वी होमोजेनियस नहीं है, मोनोलिथ नहीं है, पृथ्वी के पास बहुत ज्यादा वेरिएशन है, इसको डिस्कवर करने की जरूरत है। लिमिटेड पॉपुलेशन, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेस, बट अनलिमिटेड क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, 2nd AD, 200 AD है ये, ठीक है, टू 1400 समथिंग, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, लगभग इतना साल। डार्क एज के नाम है, क्या है? डार्क एज के नाम है। इस डार्क एज में यूरोप में कोई भी, ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कॉन्स्टेंटाइन पोल, वो रोमन बादशाह जिसने रोमन साम्राज्य में ऑफिशियली एक रिलीजन को इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था क्रिश्चियनिटी, या क्रिश्चियन, या मतलब क्रिश्चियनिटी, जिसके फॉलोवर क्रिश्चियन कहलाए। तब से आप देखोगे कि यहां पर क्या था कि चर्च का डोमिनेंस बनता है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, जो भी लिखा होगा वो बाइबल में लिखा है, ठीक। अब चर्च डोमिनेट करेगा, लॉज अगेंस्ट रिलीजियस बिलीफ डिस्कार्डेड, जो भी ऐसे नियम आप प्रतिपादित करोगे जो धर्म के खिलाफ होंगे, उन्हें कंप्लीटली चर्च डिस्कार्ड कर देगा, खत्म कर देगा। ये उस वक्त का चेहरा था और ये वास्तविक चेहरा था। इसे ब्लेस्फेमी कहते हैं, धर्म के विरुद्ध बोली गई या फैलाई गई गलत बातें। अरे गैलीलियो गवाह है इस चीज का, कोपरनिकस गवाह है, आंखें फोड़ दी गई थी भाई,
बाइबल के खिलाफ गया था। ये तो अभी हाल ही की 500-600 साल पुरानी घटना है। ठीक, फुल ऑफ रोमन एम्पायर, ऑल मैप्स वर बर्न्ड, जला दिए गए सारे के सारे वो काम, ठीक है, तबाह कर दिए गए सारे काम जो कि एक बाइबल की बातों के खिलाफ थे, जो गलत जानकारी देते थे। जो बच गए काम, जो बच गए, वो हम देखेंगे वो किस तरह से सेव किए गए, किस तरह से बचा। इसके बाद आता है अरब कंट्रीब्यूशन। एक एक अगर उजाले की तरह आया, एक अंधेरा जो पूरी दुनिया में जो अंधेरा था, स्पेशली यूरोप और एशिया ही दो ऐसे कॉन्टिनेंट थे जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर। अफ्रीका को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक, अब यहां पर आता है अरब का कंट्रीब्यूशन। उस अंधेरे में एक ही उजाले की तरह आते हैं। कारण 7th सेंचुरी में, ठीक है, जब इस्लाम एमर्ज होता है और 14वीं सेंचुरी तक, ठीक है, अब देख लो डार्क एज एंड वाला, 14वीं सेंचुरी तक धीरे धीरे ये एक इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ठीक है, से होता हुआ, ठीक है, ईरान, इराक, शाम, ठीक है, यूरोप, रशिया, आई मीन चाइना, ठीक है, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, अफ्रीका के दूर दराज क्षेत्रों तक जब ये इन्विटेशन लेके जाते हैं, व्यापार के माध्यम से जाते हैं, तो ये अपने धर्म का भी प्रचार करते हैं। तो वहां होने वाली यात्राएं, वहां होने वाला व्यापार, वहां मिलने वाले डिफरेंट तरह के लोग, भाषा, ठीक है, वहां मिलने वाला जो क्षेत्र विभिन्नता है, वहां मिलने वाला जो क्लाइमेट है, वहां मिलने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों को इन्होंने रिकॉर्ड किया है। इनका कंट्रीब्यूशन ये है, इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि किस तरह से इन्होंने दुनिया के सामने एक नए जो रूप था ज्योग्राफी का, वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लीडिंग ज्योग्राफर, ज्योग्राफर भी हैं ये, एस्ट्रोनॉमर भी हैं ये, मैथमेटिशियन भी हैं ये, ठीक है, ये ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी, ठीक है, जो ब्रांच आज हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, लिंक टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब ज्योग्राफर्स, ये अरब्स, ठीक है। अब क्या था ये, ठीक है, कुछ अलग ही, मतलब होता ना कि एक फैक्चुअल रिसर्च बेस्ड, इसके पीछे कारण यहां अरब में मिलने वाले जितने भी, ठीक है, ज्योग्राफर या जितने भी विद्वान आप देखोगे, इन्होंने ग्रीक और रोमन एम्पायर का जो किया गया काम था उसको समझा, उसको ट्रांसलेट किया। जो एक लिमिटेड रिसोर्सेस था, जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बातें कर रहा था, इन्होंने इसको एक्सपैंड किया। उन्होंने उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से समझने की कोशिश की कि इस ग्रंथ में जो पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है, अगर हम उसके थारे से आगे बढ़ते हैं तो उसमें और कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगर हम कहें टॉलमी ने, ठीक है, क्लियर है कि बंगाल की खाड़ी की बात कर दी थी, तो उस बंगाल की खाड़ी तक चलो चलकर देखते हैं क्या है। दैट वाज द अरब कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब इसमें देखोगे अरब डोमिनेंस एरा, बिल्कुल ये जो 700 साल आप देखोगे ना कंटिन्यू, इसमें अरब ही अरब दिखाई देंगे। इनका जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे ज्योमेट्री हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, नेचुरल साइंस हो, बायोलॉजी हो, हर एक फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि किंगडम इनके चारों तरफ दिखते हुए रहेंगे। ये जो डोमिनेंस है ना, ये जो पूरा एरा है 7 से 14 वाला, इसमें पूरी दुनिया में आपको जो बड़े बड़े किंगडम नजर आने वाले हैं, अब वो मुस्लिम और अरब किंगडम नजर आने वाले हैं। टर्किश, ठीक है, मुगलिया सल्तनत हो, चाहे टर्किश हो, उस्मानिया हो, अरब हो, ये रूलर्स आपको दिखाई देंगे। तो यहां मिलने वाले जो हिस्टोरियन है वो भी यहां आपको दिखाई देंगे, ज्योग्राफर्स वो भी आपको यहां नजर आने वाले हैं। अरब्स बिकम पावरफुल इन नॉलेज एज वेल एज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर। डार्क एज है, कोई एक्टिविटी नहीं है, चर्च डोमिनेंस कर रहा, वहां हालत खराब है। कंट्रोल लैंड रूट, जो बड़े बड़े रूट्स थे दुनिया के व्यापार करने वाले, उनको इन्होंने कंट्रोल कर लिया, जो कि टुवर्ड द ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया की तरफ जो जा रहे थे, चाइना, इंडिया, ठीक है, जापान, साइबेरिया, उसकी तरफ से जाने, उस तरफ जाने वाले रास्ते, उस तरफ से आने वाला जो व्यापारी होता था, उन सारे रास्तों को इन्होंने कंट्रोल किया। ठीक है, अब क्या था इसमें 2000 नाम इंपॉर्टेंट है। हारून अल राशिद अल मामून रिवाइव्ड सम बुक्स फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया एंड ट्रांसलेट देम। इब्न हाकल, इब्न बाल्खी, अल मसूदी, अल इदरीसी, ऐसे ऐसे विद्वान आपको दिखाई देंगे। जो आज हम मॉनसून पढ़ते हैं, मॉनसून का कार्यकाल, मॉनसून की उत्पत्ति, मॉनसून का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अब से 1100 साल पहले तो इन्होंने बता दिया था। इस्माइल बरूनी भी जोड़ लीजिए, और बरूनी का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ठीक है, वो अलग ही पॉलीमैथ कहा जाता है उसे, 9वीं शताब्दी का, जो 9वीं 10वीं शताब्दी का, ठीक है, दैट वाज द ह्यूज कंट्रीब्यूशन। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे ये। फिर इसके बाद आता है, ठीक है, यूरोपियन रेनेसां। जब यूरोप में एक इस एक्सट्रीम लेवल की भुखमरी और महामारी अपनी चरम सीमा पर थी, चर्च डोमिनेट कर रहा था, लोग जान बचा के भाग रहे थे, ठीक है, और क्लाइमेट भी चेंज हुआ, जो क्रॉप्स उगाने का जो एक दायरा था, समय था, वो रिड्यूस हुआ,
महामारी में और इजाफा हुआ। वहां के राजा और महाराजाओं ने, ठीक है, अपने जो सेलर्स थे उनसे कहा कि नए नए रूट तलाश कीजिए, क्योंकि स्थल वाले रूट पे आप जा नहीं सकते, कारण वो अरब के कंट्रोल में है और अरब से हम जीत नहीं सकते। ठीक है, अरब मतलब जो मुस्लिम जो किंगडम है उनके कंट्रोल में है, उनसे जीत नहीं सकते। जस्ट डिस्कवर द न्यू प्लेसेस। रेनेसा जागे हैं ये, ठीक है। जागने का मतलब कि वहां पर अब और भी तरह के, खाली रूट्स को लेकर बात नहीं, वहां और भी तरह को लेकर क्रांतियां शुरू हो जाती है कि कल्चर को रिवाइव करना है। रिलीजन आप पर हावी रहेगा तो रिलीजन आपको खाने को नहीं दे रहा है, ठीक है, आपको खुद ना कुछ, ठीक है, रियायतें, जो फ्रीडम है वो चाहिए। अब इसी को लेकर था कि कल्चर, यूरोप का जो कल्चर था उसको रिवाइव किया गया, उसको लेकर आंदोलन हुए, और जो इकोनॉमी का जो एम्बिशंस था ग्रो करने का वो सबसे आया, और दूसरे तरह के रूट्स जो इंडिया को खोजने के लिए निकले थे वो सामने निकल कर आने लगे। क्योंकि उस समय जो भारत था, जो भारत पर जो सल्तनत हुकूमत थी, ठीक है, और जो मुगल हुकूमत आने वाली है, उस वक्त पूरे के पूरे ऐसा कहा जाता 1/3 जो टोटल ट्रेड वगैरह था वो तो इंडिया के पास था। दैट वाज द टाइम, गोल्डन टाइम एक्चुअल में। उसी की तलाश में पूरा का पूरा यूरोप भारत पहुंचने के लिए निकला था। किसी तरह से भारत का रास्ता निकल जाए या मिल जाए, हम अपने हालत सुधार लें, ये वक्त है। वो यार जब एक्सप्लोरेशन जाओगे कैसे, स्थल पर तो कंट्रोल है किसका, मुस्लिम किंगडम था, किंगडम्स का, मुस्लिम रजवाड़ों का, साम्राज्य का। आप मुस्लिम साम्राज्यों का समुद्रों पर कंट्रोल नहीं है। जस्ट गो एंड फाइंड द न्यू रूट्स, नए नए रास्ते खोजो यार, ये है वो एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब ये वो समय था, ठीक है, इन्होंने जब यात्राएं शुरू करी, और यहां पर अरब का, ठीक है, क्योंकि अरब ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में डोमिनेट कर रहा था, ठीक है, तो उनका जो एक अलग था कि कुछ नई चीज तलाश करेंगे, वो लेकर उनकी जो क्यूरियोसिटी थी वो खत्म हो गई थी। इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी क्योंकि इनको चाहिए था, भूखमरी से बचना था इनको। तो डिक्लाइनिंग अरब, ठीक है, इनके लिए गोल्डन चांस लेकर आया। नॉलेज अबाउट प्लेस एक्सपेंडेड, लॉट्स ऑफ मैप ड्रॉन। जब ये यात्राएं शुरू की गई समुद्र से, तो नए नए तरह के मैप्स बनने स्टार्ट हुए। मार्केटर भी उसी में से है, मार्केटर नाम होगा, मार्केटर प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे। फेज ऑफ प्री क्लासिकल ज्योग्राफी। देखिए वक्त कहां तक आ गया, अभी सिर्फ कंट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब एक प्री क्लासिकल ज्योग्राफी आया है 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। 16वीं से 17वीं शताब्दी, ये दोस्तों वो फेस है जब जैसे कल्चर रिवाइव हुआ यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में, तो इटली और बहुत सारे देशों के अंदर यूनिवर्सिटीज का बनाना स्टार्ट हुआ। धर्म के साथ साथ आपको दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, जैसे उस वक्त अरब के लोग कर रहे थे। जो अरब के लीडिंग जो विद्वान थे वो सारे के सारे एक हाईली एजुकेटेड और एक वेल्थ अच्छे खासे परिवार से आते थे, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत बड़े लेवल पर था। जब यूरोप में जो रिवाइवल ऑफ कल्चर स्टार्ट होता है तो वहां यूनिवर्सिटीज का बनना भी वहां शुरू होता है, एक हिस्सा ये भी है। वहां यूनिवर्सिटीज तो बना रहे हो लेकिन पढ़ाओगे क्या, पढ़ाओगे क्या, जस्ट आप क्या करना, आपको सफर करना पड़ेगा। कहां से, अरब के पास। अरब के पास क्या है, आपके पास बुक्स हैं, किसकी, जोग्राफर्स की, और बहुत तरह के सब्जेक्ट की। लाओ, ट्रांसलेट करो, बच्चों को पढ़ाओ, देखो पिछले 700 साल में क्या दुनिया में विकास हुआ है। अब आप यह देखेंगे, ये देखेंगे किस तरह से यूनिवर्सिटीज के अंदर अरब के जो कंट्रीब्यूशन था उन सारे सब्जेक्ट को लाकर उन्हें ट्रांसलेट किया गया अपनी भाषाओं में, इटली में, जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश के अंदर, और उन्हें फिर अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाया गया। वो अलग बात है कि बहुत सारा कंट्रीब्यूशन आप देखोगे कि दुनिया में सारी जो चीजें हुई है वो सारी की सारी एक तरफा मोनोपोली है यूरोपियंस की, लेकिन वो कहां से लाए, क्योंकि उनके पास तो डार्क एज था, एंड विद इन डार्क एज दुनिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, वो किसने किए। अब यहां से आप देखना कि जो प्री क्लासिकल फेज है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है बर्नहार्ड वरेनियस, ठीक है, जिन्होंने ज्योग्राफी को जनरलिसिस, ठीक है, जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी में डिवाइड किया था। जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी में डिवाइड किया था, जिनकी किताब का नाम था ज्योग्राफी जर्नलिसिस। 1650 की बात है, बहुत कम उम्र में ये एक्सपायर कर गए। अगर थोड़े ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं ना तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं, रामानुज की तरह, ठीक है। इमैनुअल कांट भी उसी वक्त की देन है। इमैनुअल कांट जिन्होंने भूगोल में अपवादवाद के एक संज्ञा टाइप का योगदान दिया है, और एक गैसियस जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, जो पृथ्वी की, जो ब्रह्मांड की, जो पृथ्वी और उसके ग्रहों की जो उत्पत्ति के बारे में बात करती है, ये तो है जो बता रहे हैं दुनिया को, देखो पृथ्वी कैसे बनी है, धूल और डस्ट के जो बादल हैं उससे पूरी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इमैनुअल कांट बता रहे हैं। कंट्रीब्यूशन थोड़े बड़े लेवल का है लेकिन साइंटिफिक की तरफ बढ़ रहा है।
These philosophers laid down the philosophical foundation. ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन की अब जो स्थापना की जा रही है, लेकिन अभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है। ठीक है, दे सेड दैट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज अ पॉसिबल। ज्योग्राफी के अंदर भी जो अनुशासन है वो ऊपर स्थापित किए जा सकते हैं, इसको भी एक सब्जेक्ट का रूप दिया जा सकता है, इसको भी समझाया जा सकता है अगर हम इस सब्जेक्ट की जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक तरीके से करके दिखा देते। नेक्स्ट, मॉडर्न क्लासिकल फेज। दिस इज द इंपॉर्टेंट फेज। 18वीं शताब्दी का वक्त है, ठीक है, और ये 18वीं शताब्दी आप देखोगे ये एक आधुनिक वैज्ञानिक तरीके और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर स्थापित का वक्त का दौर है, जिसमें हम्बोल्ट और रिटर जैसे महान विद्वान मौजूद हैं। हम्बोल्ट जिसने पूरी दुनिया की यात्रा की और पूरी दुनिया की यात्रा करके इस चीज को समझा कि भौतिक भूगोल का योगदान क्या है, जिसने परमाफ्रोस्ट शब्दों का जैसे इजाद किया, क्लैम्पोलॉजी शब्दों में बहुत बड़ा योगदान दिया, बैरोमीटर जैसे यंत्रों का आविष्कार किया, जिसने फिजिकल ज्योग्राफी में अमूलभूत, ठीक है, जो योगदान था कॉस्मोस के माध्यम से देने की कोशिश की है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रिटर की, टुंडे, जिन्हें आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है, जिन्होंने अपने लैब और अपने ऑफिस में बैठ बैठ के पूरी दुनिया के बारे में ज्ञान हासिल कर लिया। बताएंगे ये क्या करेंगे आप, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। और 1859 एंड ऑफ द टू, ठीक है, कहता ना कि शायद 1859 में इन दोनों की डेथ हो गई थी। एंड ऑफ द टू लीजेंड्स फ्रॉम जर्मनी, कंटेम्परेरी हैं लेकिन कभी एक दूसरे से आपस में मिले नहीं है, कभी नहीं मिले आपस में एक दूसरे से, एक ही देश में रहते थे, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन टोटली अलग था। हो सकता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा हो, ठीक है, जैसे आज के वक्त में तो कोई भी छोटा सा अच्छा सा काम कर दे तो आपके पास तो दुनिया भर के सोर्स ऑफ नेटवर्क हैं, आप मोबाइल यूज कॉल कर लीजिए, मेल कर दीजिए, स्काइप पे कॉल कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए, बहुत फेसबुक कॉल कर लीजिए, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। उस टाइम पे शायद ऐसा नहीं रहा होगा, और यही वो दौर था जब डार्विन की भी बुक रिलीज हुई थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस तरह से एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित हो चला है हमारी ज्योग्राफी। ठीक है, पर्सपेक्टिव एंड मेथड्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, अब हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। इन लेट 80s अर्ली एंड 90s, 18वीं और 19वीं शताब्दी, भूगोल को दो भागों में बांट दिया गया है, डुअलिज्म स्थापित कर दिया गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फर्स्ट डिबेट, फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? ठीक है, सेकंड डिबेट, मानव और पर्यावरण का जो संबंध है इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है? क्या मानव इंपॉर्टेंट है या पर्यावरण इंपॉर्टेंट है? अगर मानव इंपॉर्टेंट है तो पर्यावरण को क्यों बचा रहे हैं? अगर पर्यावरण इंपॉर्टेंट है तो मानव को हम इतना कमजोर और इतना बेबस क्यों समझ रहे हैं? ठीक है, अब ये डिबेट आती है 18वीं और 19वीं शताब्दी। ठीक है, इसके अलावा यहां तीन अप्रोच और तीन विचारधाराएं निकल के आई, निश्चयवाद, संभावनावाद और नव निश्चयवाद। एक ऐसी विचारधारा जो ये बताती है कि मानव के सभी कामों पर जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसका जोर है, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। फ्रेंच स्कूल ने कुछ अलग ही बात बता दी, इसमें ब्लास का बहुत बड़ा योगदान है। वो कहता है संभावनाएं चारों तरफ हैं, आप संभावनाएं तलाशिए। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से आप उसको चेंज कर सकते हैं। न्यू डिटरमिनिज्म जो कहता है रुको और जाओ वाली विचारधारा, कहता है पर्यावरण भी हावी है, संभावनाएं भी है, बस संतुलन बना कर। रेड्जल भाई साहब ज्यादा बड़ा योगदान देके चले जाते हैं इस चीज में, जिसकी बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, गिव फेवर एंड आइडेंटिटी, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया और इसको एक पहचान दी। बाकी हम जानते ही हैं ग्रिफिथ, टेलर और ब्लास ने क्या क्या कहा। वक्त है 1930 और 40 का। ठीक है, व्हाट विल बी द स्केल एंड मेथड ऑफ द स्टडी। आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी कोई मेथडोलॉजी होती है, कुछ उसका स्केल होता है, वो क्या है ज्योग्राफी का, अभी भी वो एक क्वेश्चन बना हुआ है। फर्स्ट डिबेट, क्या रीजनल है जिसे हम स्पेशल ज्योग्राफी कह सकते हैं, या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है जिसे हम जनरल ज्योग्राफी कह सकते हैं? क्या है? ठीक है, इस चीज को बताइए। दूसरा, अगर हम रीजनल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो क्या डिस्क्रिप्टिव मोड पर आएगी? क्या इसमें कोई नियम भी बनाया जा सकता है? अगर नहीं बनाया जा सकता तो रीजनल ज्योग्राफी किस चीज की है? सिस्टमैटिक ज्योग्राफी,
ठीक है, इसके अंदर आप नियम बना सकते हैं, आप इसके अंदर तरह तरह के नियम बना सकते हैं। हो सकता है आप इसमें क्लाइमेटोलॉजी वाला नियम बना दें, ज्योमॉर्फोलॉजी वाला बना दें, ओशनोग्राफी वाला बना दें। ठीक है, ये डिबेट है। अब डिबेट और से फिर से मोटी और तंदुरुस्त हो जाती है जब दो विद्वान कूद पड़ते हैं, हार्टशॉन और शैफर। हार्टशॉन और शैफर। हार्टशॉन एरियल डिफरेंशिएशन, क्षेत्र विभिन्नता पर जोर देते हैं। शैफर जो कि जर्मन से आए हुए अमेरिका की तरफ रवाना किए गए एक विद्वान है, वो अलग तरह से ही जोर देते हैं। वो लॉ भी और नियम भी सब्जेक्ट में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हार्टशॉन सपोर्टेड रीजनल और एरियल अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। इन्होंने भी सिस्टमैटिक को सपोर्ट किया, इसने रीजनल को सपोर्ट किया, और इसने स्पेशल अप्रोच को भी सपोर्ट किया, जबकि इसने एरियल अप्रोच को सपोर्ट किया है। इसमें डिस्क्रिप्टिव मोड पे, इसमें एनालिटिकल मोड पे इन्होंने सपोर्ट किया है। अच्छी तरह से विध्यन करो, हर किसी का बखान करने की जरूरत नहीं है। बखान करने से पहले थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ, इसका रोल क्या है। ठीक, नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन 1940 और 50 का दौर हो चुका है। वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड होने को आ रहा है। भूगोल एक नई दिशा और एक नया दशा झेलने वाला है और प्राप्त करने वाला है। जवाब है, ठीक है, डेवलपमेंट का। लॉट्स ऑफ मॉडल्स डेवलप्ड। जो पूरी की पूरी ज्योग्राफी प्राकृतिक रूप से प्रकृति पर आधारित थी, उसमें तरह तरह के नए मैथमेटिकल मॉडल्स ऐड कर दिए गए। उसका जो स्वरूप है कहीं ना कहीं उसको बदलने की कोशिश की जाएगी। लॉट्स ऑफ जनरलाइजेशन एंड सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस वर क्रिएटेड, और बहुत सारे जो नियम और कायदे कानून थे वो इसमें थोप देने की बारी आ गई थी। ठीक है, ये वो दौर था जिसमें तरह तरह के मॉडल्स हमें देखने को मिलेंगे। जैसे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन सुना होगा आपने, क्वालिटेटिव रेवोल्यूशन सुना होगा, ये सारी की सारी चीजें आ गई। फिर एक क्रिटिकल रेवोल्यूशन, क्रिटिकल आइडियाज, ठीक है, आइडियल लॉज अबाउट नॉर्मेटिव अजम्पशन, स्पूरियस जनरलाइजेशन डज नॉट डिपिक्टेड रियलिटी। ठीक है, आप कोई नियम को इसमें डाल दो, ये रियलिटी को साबित नहीं कर सकता है। ब्रांचेस है बिहेवियरल ज्योग्राफी, ठीक है, इन फेवर ऑफ लॉ मेकिंग, quantitative quantification, 7 generalization against the model of man and rational economic man, refined from all quantitative and revolution phase। उसने क्या करा, उसने जो जितना भी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था, जो मात्रात्मक क्रांति थी, उसको रिफाइन किया, समझाया कि इन फेवर ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है, किस तरह से अगेंस्ट जा सकता है मानव के। आप मानव की हंसी को, ठीक है, किसी आंकड़ों के माध्यम से नहीं बता सकते, वो व्यवहार के माध्यम से बता सकते हैं। और बिहेवियरल जो रेवोल्यूशन है, जो ज्योग्राफी है, वो इसी बात की पुष्टि करेगी। ह्यूमनिस्टिक बैकलैश, मानवतावादी दृष्टिकोण भी तो बीच में आ जाता है, जिसने कंप्लीटली जो क्वांटिफिकेशन है, जनरलाइजेशन है, मात्रात्मक जो सामान्यकरण है, उसको बर्खास्त कर दिया, खत्म कर दिया। बोला नहीं भाई, गलत है, आप इंसान को आंकड़ों से नहीं तोल सकते। ठीक है, कोई ऐसा कायदा कानून नहीं बना सकते। ठीक है, अ मैन यूनिक सो जनरलाइजेशन लॉ पॉसिबल फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल रिलेवेंस अप्रोच 1970, दिस इज द एंड ऑफ ज्योग्राफिकल टाइम। ठीक है, यूजिंग ज्योग्राफी टू रिजॉल्व सोशल इश्यूज एंड डेवलपमेंट, देयर आर टू स्कूल्स, जिसमें रिफॉर्म की बात की जाती है, जिसे हम वेलफेयर अप्रोच भी कहते हैं, जो स्लो स्लो चेंजेस को ऐड करता है, जिसमें एंटायर सिस्टम शामिल है। रेडिकल अप्रोच, ठीक है, रिफॉर्म नॉट एडिक्वेट, जो ये कहता है कि जो बदलाव हैं वो जरूरी नहीं है। एंटायर चेंज इन सिस्टम, रेडिकल ज्योग्राफी इंस्पायर्ड बाय मैक्स। और रेडिकल ज्योग्राफी जो है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि समाज के अंदर, तंत्र के अंदर जरूरी नहीं है बदलाव करो, और ये मार्क्स की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। ये होता है 1970 तक। इसके बाद जो हम जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी घटनाएं जो हमें बताई हैं, ये रिचर्ड हार्टशॉन ने ही दी हैं। और इनमें जितने भी बुक्स हैं, जितने भी नाम्स मैंने लिए हैं आज पूरी की पूरी क्लास में, ये हर एक नाम और एक बोला गया हर एक शब्द आपकी नेट और ज्योग्राफी, नेट और जेआरएफ वाला जो एक एग्जाम है, उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही था, ठीक है, समझाने का, आपको पूरा का पूरा जो समझाने का तरीका था, जो पूरा पूरा ये क्लास थी बताने की और पढ़ाने की जरूरत थी, वो यही थी कि किस तरह से हम ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ रिचर्ड हार्टशॉन। ठीक, सो दिस इज इनफ फ्रॉम दिस साइड। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कुछ एक शानदार लेक्चर के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हम और क्या ज्योग्राफी के बारे में सीख सकते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। टेक योर टाइम। दिस इज आबिद, सी यू टुमारो या सी यू सून।